नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है सुरता साहित्य की धरोहर में। आज के शनिवार विशेष में हम लेकर आए हैं कविता की उस अनंत दुनिया का परिचय, जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते, अनुभव किए जाते हैं। आज की प्रस्तुति है कविता, स्वरूप और विकास, जिसमें हम जानेंगे कि कविता केवल छंदों का समूह नहीं, बल्कि मानव चेतना का दर्पण, हृदय की मुक्ति की साधना और आत्मा की अभिव्यक्ति का स्रोत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तक, कविता को समझने के लिए जिन गहन दृष्टियों की आवश्यकता होती है, उन्हीं भावों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। और विशेष रूप से हम उतरेंगे लोकगीत और लोकगाथा की उस समृद्ध धरोहर में, जहां गीत किसी एक कवि के नहीं होते, बल्कि पूरी समुदाय की आत्मा से जन्म लेते हैं। चाहे आल्हा की वीरता हो, ढोला मारू का प्रणय या लोरिकायन की लोकगाथाएं, हर गीत, हर सुर, हर कथानक हमारी सांस्कृतिक जड़ों की जीवित दस्तावेज है। तो आइए आज के अंक में महसूस करते हैं कविता का जन्म, कविता की यात्रा और कविता का लोकमंगल। कविता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ सुंदर शब्दों का खेल है, या यह हमारे अंदर के किसी गहरी आवाज को बाहर लाने का एक जरिया? आज हमारे पास जो सामग्री है वो कविता, स्वरूप और विकास नाम की एक किताब के कुछ हिस्से हैं, और ये इसी सवाल की जड़ों तक जाते हैं। आज हम इसी पर एक गहरी और मजेदार बातचीत करने वाले हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम शुरू करेंगे पुरानी शास्त्रीय परिभाषाओं से, फिर देखेंगे कि आज की कविता ने उन बंधनों को कैसे तोड़ा, और सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है लोकगीत और वीर गाथाएं। हाँ, वो कहानियां जिन्हें किसी एक लेखक ने नहीं, बल्कि पूरे समाज ने मिलकर लिखा है। और यही समझना जरूरी है कि कविता दिमाग से ज्यादा दिल का मामला कैसे है। ये जो गांव देहात के गीत है ना, ये आज भी हमारी संस्कृति और साहित्य की जान है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत लाइन से होती है। वो कहते हैं कि कविता वह साधना है जिसमें शब्दों के माध्यम से आत्मा का आलोक प्रकट होता है। आत्मा का आलोक मतलब आत्मा की रोशनी। ये सुनने में किसी नियम कानून जैसा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा लगता है ना? बिल्कुल, ये कविता के मर्म को पकड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो संस्कृत के आचार्यों ने इसे और ठोस तरीके से समझाने की कोशिश की। अच्छा, कैसे? एक बहुत मशहूर सूत्र है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब शब्द और अर्थ का एकदम सही संतुलित मेल ही काव्य है। न शब्द ज्यादा भारी पड़े, न अर्थ, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएं। ठीक है, शब्द और अर्थ का सही मेल, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, जैसे कोई रेसिपी हो। इसमें भावना के लिए कोई जगह थी? यहीं से तो असली बहस शुरू हुई, जो सदियों तक चली। अच्छा, कविता की आत्मा क्या है? और इस पर सबके अलग अलग विचार थे। किसी ने कहा रस आत्मा है, किसी ने कहा ध्वनि। एक मिनट, रस वाला विचार मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। ये सिर्फ इमोशन का अनुवाद तो नहीं है ना? बहुत अच्छा सवाल है। रस सिर्फ भावना नहीं है। यूं समझिए, ये उस भावना का एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें पढ़ने वाला पूरी तरह डूब जाए। कोई उदाहरण? जैसे जब कोई बुंदेलखंड में आल्हा सुनता है, तो उसके अंदर जो वीरता और जोश भर जाता है, उसे वीर रस कहते हैं। वाह, तो ये एक तरह का इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाने की कला थी। लेकिन फिर यहां से चीजें बदलती हैं, क्योंकि आज की कविता तो इन सब चीजों की परवाह करती नहीं दिखती। हाँ, न कोई खास छंद, न अलंकार, न रस का सिद्धांत। ऐसा लगता है जैसे सारे नियम तोड़ दिए गए हों। और ये बदलाव बहुत जरूरी था। समय के साथ महसूस किया गया कि ये नियम कई बार भावनाओं को खुलकर बाहर आने से रोकते हैं। अच्छा, यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बात बहुत मायने रखती है। वो कहते हैं, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। हृदय की मुक्ति मतलब मन को आजाद करना? बिल्कुल, कविता का असल काम ही यही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि शास्त्रीय कविता, जो इतने नियमों में बंधी थी,
वो इस मकसद को पूरा नहीं कर पा रही थी। कुछ हद तक हाँ। कई बार कविता का रूप इतना जटिल हो जाता था कि उसका भाव आम इंसान तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो वो बस विद्वानों के लिए एक दिमागी कसरत बनकर रह गई थी। आप कह सकती हैं। इसीलिए आधुनिक कवियों ने कहा कि सबसे जरूरी चीज है सीधी और सच्ची अनुभूति। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही कहते हैं कि कविता का किसी तात्कालिक उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब वो किसी फायदे के लिए नहीं लिखी जाती। नहीं, वो तो बस भावावेश और कल्पना का एक स्वाभाविक बहाव है। तो हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि कविता कोई पहेली नहीं बल्कि एक एहसास है। और अगर हम सबसे शुद्ध एहसास की बात करें तो वो हमें कहाँ मिलेगा? यहीं से हमारी बातचीत का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अच्छा। कविता का सबसे कच्चा और मौलिक रूप हमें बड़ी बड़ी किताबों में नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन में मिलता है। यहीं से लोकगीत पैदा होते हैं। ये वो गीत हैं जिनका कोई एक लेखक नहीं है। नहीं, ये पूरे समुदाय की साझा संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस जुबान से ही आगे बढ़ते हैं। और ये गीत जीवन के हर मौके से जुड़े हैं। स्रोत में इतने सारे उदाहरण हैं। बच्चे के जन्म पर सोहर, सावन के महीने में झूले पर कजरी, फसल कटाई का अपना गीत है, शादी ब्याह के अपने गीत हैं। ऐसा लगता है जैसे ये गीत लिखे नहीं गए बल्कि जीवन के साथ साथ खुद ही उगाए। बिल्कुल। और इनकी भाषा देखिए कितनी सहज और अपनी सी लगने वाली होती है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं। और उनमें भावनाओं की इतनी परतें होती हैं। हाँ, एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है सीढ़ने गीत का। ये शादी ब्याह में गाए जाते हैं। एक मिनट, शादी में गाली गलौच वाले गीत, ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, ये असल में गाली गीत होते हैं, लेकिन इनमें नफरत या गुस्सा नहीं बल्कि जबरदस्त हास्य और एक तरह का सामाजिक सौहार्द छिपा होता है। सामाजिक सौहार्द गालियों से ये कैसे काम करता था? ये समधी और समधिन के बीच या दूल्हे और सालियों के बीच एक नोक-झोंक भरा रिश्ता बनाने का तरीका था। ये तनाव कम करने और दो परिवारों को हंसी मजाक के जरिए एक दूसरे के करीब लाने का एक तरीका था। ये तो कमाल की बात है। यानी मजाक मजाक में एक बंधन बनाया जा रहा है। स्रोत में एक बुंदेली लोकगीत का भी जिक्र है। जसोदा जी के भये नंदलाल, बधाओ ल्याए मालिनिया। हाँ, और उन पंक्तियों को ध्यान से देखिए। मालिन बधाओ ल्याई, तमोलिन पान के बीड़े ल्याई, पटविनिया बंधनवार ल्याई। वाह, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो पूरे गांव का ताना बाना दिखा रहा है। सही पकड़ा आपने। मालिन बधाई लेकर आ रही है, तमोलिन पान के बीड़े ला रही हैं। यानी समाज का हर तबका उस एक खुशी में अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। जश्न किसी एक परिवार का नहीं, पूरे समुदाय का होता था। और यही लोक गीतों की सबसे बड़ी ताकत है। वे एक अकेले इंसान की खुशी या गम को पूरे समाज का अनुभव बना देते हैं। और ये जो सामुदायिक भावना है, ये सिर्फ छोटे पलों तक ही सीमित नहीं रही होगी। जब समाज को अपनी बड़ी कहानियां कहनी होती थी, तब क्या होता था? तब यही भावना गाथा गीतों का रूप ले लेती थी। अगर लोकगीत जीवन के छोटे छोटे पलों की तस्वीरें हैं, तो गाथा गीत एक पूरी फिल्म की तरह हैं। लंबी गेय कथाएं। हाँ, किसी वीर नायक, किसी ऐतिहासिक घटना या किसी अमर प्रेम कहानी पर आधारित। ये एक तरह से जनता का अपना इतिहास है जिसे उन्होंने गीतों में सहेज कर रखा। और भारत के हर कोने की अपनी अपनी गाथा है। स्रोत में बुंदेलखंड के आल्हा का जिक्र है, राजस्थान में ढोलामारू है, छत्तीसगढ़ में लोरिकायन। ये कितना दिलचस्प है कि दो पड़ोसी इलाके बुंदेलखंड और राजस्थान अपनी सबसे बड़ी कहानियों के लिए इतने अलग अलग विषय चुनते हैं। एक जगह युद्ध और वीरता तो दूसरी जगह प्रेम। ये एक बहुत गहरी बात है और ये उन इलाकों के भूगोल और इतिहास से जुड़ी है। बुंदेलखंड हमेशा से एक संघर्ष वाला क्षेत्र रहा है। तो वहां वीरता को आदर्श बनाया गया। हाँ, कहते हैं कि जब आल्हा गाया जाता था तो मुर्दों में भी जान आ जाती थी, लोगों के खून में उबाल आ जाता था। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी पहचान को जिंदा रखने का एक तरीका था। और ढोलामारू? वहीं राजस्थान का समाज व्यापारिक मार्गों पर था। वहां रेगिस्तान की कठोरता थी जहां प्रेम और विरह की भावनाएं ज्यादा गहरी हो जाती थीं। इसलिए वहां ढोलामारू की प्रेम कहानी लोगों के दिलों में बस गई। ये गाथाएं दिखाती हैं कि एक समाज किन मूल्यों को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। सही, वीरता, प्रेम, त्याग या न्याय। स्रोत में कुछ और भी नाम हैं, जैसे दीना भद्री गाथा या नयका बंजारा। ये नाम उतने जाने पहचाने नहीं है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि इन कहानियों में सिर्फ राजा महाराजा नायक नहीं थे।
दीना भद्री 2 भाइयों की वीरता की कहानी है जो अपने समाज के लिए लड़ते हैं। और नायिका बंजारा, वो एक सामाजिक नायक की कहानी है। ये गाथाएं उन लोगों का इतिहास बताती हैं जिनका जिक्र दरबारी इतिहासकारों की किताबों में कभी नहीं मिलता। तो मैं कल्पना कर रहा हूँ उस जमाने में जब टीवी या इंटरनेट नहीं था, तब गांव के चौपाल पर शायद यही गाथा गायन होता होगा। बिल्कुल, ये उस जमाने का ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट रहा होगा जो पूरे समुदाय को एक साथ ले आता था। हाँ, और ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये नैतिक दिशा निर्देश भी थीं। आल्हा सुनकर वीरता की प्रेरणा मिलती थी, तो भरथरी की गाथा जीवन की नश्वरता का संदेश देती थी। तो आज का हमारा ये सफर कमाल का रहा। हमने कविता को समझने की शुरुआत की कि यह कैसे नियमों से निकलकर हृदय की मुक्ति का रास्ता बनी, और फिर हम इसकी जड़ों तक पहुंचे, उन लोकगीतों और गाथाओं में जो सचमुच जनता की आत्मा की आवाज हैं। और स्रोत का सबसे जरूरी संदेश ये है कि ये लोक परंपराएं सिर्फ गुजरे हुए कल की चीज नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है, एक ऐसा खजाना जो आज भी प्रेरणा दे सकता है। हाँ, अगर आज के लेखक और कवि अपनी जड़ों से, इस जमीन से जुड़ी आवाज से खुद को जोड़ें, तो उनकी रचनाओं में भी वही सहजता, वही गहराई और वही सच्चाई आ सकती है जो इन लोकगीतों और गाथाओं में मिलती है। और ये बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। क्या? आज के इस डिजिटल और बेहद व्यक्तिगत होते जा रहे युग में हमारे आधुनिक लोकगीत या गाथा गीत क्या है? हमारे समय की सामूहिक कहानियां, हमारी साझा भावनाएं और हमारे संघर्ष कहाँ दर्ज हो रहे हैं? क्या वे इंटरनेट मीम्स में हैं या लोकप्रिय गानों के बोल में, या फिर किसी और नए रूप में पनप रहे हैं जिसे हम अभी पहचान नहीं पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर का शनिवार विशेष, जहां आज हमने जाना कविता के स्वरूप, उसके विकास और विशेष तौर पर लोकगीत एवं लोकगाथाओं की अनुपम परंपरा के बारे में। कविता चाहे ध्वनि हो, रस हो या वक्रोक्ति, पर अंततः वह मनुष्य के हृदय का वह संगीत है जो समय के पार जाकर भी जीवित रहता है। और लोकगीत, वे तो हमारे पूर्वजों की हंसी, आंसू, संघर्ष और विश्वास का संग्रहालय हैं, जो पीढ़ियों तक बिना लिखे केवल सुनकर और गाकर चलते रहे। आज की चर्चा यदि आपके मन को छू सकी हो, तो यह इसी परंपरा का प्रभाव है, जहां साहित्य केवल पढ़ा ही नहीं जाता, जिया भी जाता है। हम फिर मिलेंगे सुरता के अगले अंक में, नई चर्चा, नई अनुभूति और नई सांस्कृतिक यात्रा के साथ। तब तक साहित्य से जुड़े रहिए, क्योंकि यही हमारी जड़ों की सबसे सुंदर पहचान है। नमस्कार।